ग्रे मार्केट में डिमांड कमजोर है। प्रमोट होल्डिंग आईपीओ के बाद सिर्फ 13% के आसपास रह जाएगी। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है और आरओई आरओसी जैसे कई फाइनेंशियल रेशो नेगेटिव है। फिर भी इस आईपीओ के साथ एक ऐसी बात जुड़ी है जो निवेशकों को कंफ्यूज कर रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज, जेम फाइनेंशियल्स और मोतीलाल ओसवाल जैसे देश के सबसे बड़े लीड मैनेजर इस आईपीओ को लेकर आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ बड़े लीड मैनेजर्स का नाम देखकर इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर इसके पीछे सच में कोई बड़ी ग्रोथ स्टोरी छिपी हुई है। क्या टर्टल मिंट आने वाले वर्षों में पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार जैसी सफलता दोहरा सकता है? आखिर एक ऐसी कंपनी जिसने 6.32 लाख ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर का नेटवर्क बनाया, 45 इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ा और 98% पिन कोड तक पहुंच चुकी है, क्या यह भविष्य में मल्टीबैगर फिनटेक स्टोरी बन सकती है या फिर लगातार बढ़ते लॉस, घटती नेटवर्क और कम प्रमोटर होल्डिंग निवेशकों के लिए वार्निंग का सिग्नल है? आज के इस वीडियो में हम टर्टल मिंट आईपीओ का कंप्लीट एक्सरे एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि यह आईपीओ सिर्फ हाइप है या वास्तव में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की क्षमता रखता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट मिलते रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ एनालिसिस, जहां हम बात करने वाले हैं टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड की। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। 2015 में स्टार्ट हुई है, एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस कस्टमर, इंश्योरेंस एडवाइजर और इंश्योरेंस कंपनी को एक साथ जोड़ता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल फिजिकल मॉडल पर आधारित है, यानी फिजिकल नेटवर्क और डिजिटल टेक्नोलॉजी। टर्टल मिंट का मुख्य प्रोडक्ट है उसका प्रायोरिटरी ऐप टर्टल मिंट प्रो। इस ऐप के माध्यम से डिजिटल पार्टनर्स डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तुलना करके ग्राहकों को सलाह दे सकते हैं, पॉलिसी सेल कर सकते हैं और क्लेम सेटल भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी का रेवेन्यू मुख्य रूप से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन से आता है। जब कोई ग्राहक टर्टल मिंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कमीशन प्राप्त होता है। कंपनी के पास लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ साथ अदर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट अपॉर्चुनिटी की। भारत का इंश्योरेंस मार्केट अभी भी शुरुआती ग्रोथ फेज में है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में इंश्योरेंस अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री आने वाले वर्षों में हाई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टर्टल मिंट इस अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी की सबसे बड़ी ताकत जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। टर्टल मिंट के पास 6.32 लाख से अधिक डिजिटल पार्टनर्स, 5.07 लाख से अधिक सर्टिफाइड POSPS, 45 इंश्योरेंस पार्टनर्स, 19,171 पिन कोड्स पर प्रेजेंस। भारत में लगभग 98% पिन कोड पर तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े दिखाता है कि कंपनी ने एक बहुत मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम बनाया। इंडिया लार्जेस्ट पीओएसपी नेटवर्क। दोस्तों पीओएसपी यानी पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, यह इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। टर्टल मिंट अपने पीयर ग्रुप में सबसे बड़ा सर्टिफाइड पीओएसपी नेटवर्क होने का दावा करती है। जितना बड़ा एडवाइजर नेटवर्क होगा उतना कस्टमर रीच होगा और यही नेटवर्क इफेक्ट कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की बात करें तो B30 मार्केट इस कंपनी की एक और बड़ी खासियत ये है, B30 प्लस स्ट्रेटेजी। B30 का मतलब है टॉप 30 कंट्रीज के बाहर के बाजार। कंपनी के 80% से अधिक डिजिटल पार्टनर्स B30 मार्केट में मौजूद है, जहां बड़े इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की पहुंच सीमित है। यानी कंपनी ने ऐसे बाजारों पर फोकस किया है जहां भविष्य में ग्रोथ पोटेंशियल काफी अधिक हो सकता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी एडवांटेज की। टर्टल मिंट केवल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, यह टेक्नोलॉजी कंपनी भी है। कंपनी AI पावर्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर एक्विजिशन, लीड मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, पॉलिसी सर्विसिंग, क्लाइम सपोर्ट, एडवाइजर प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल भविष्य में स्केलेबिलिटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब एक बार हम इसके कुछ ऑपरेशनल नंबर देख लेते हैं। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक
2.18 करोड़ से अधिक पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट किए, 10,066 करोड़ से अधिक प्लेटफॉर्म प्रीमियम जनरेटेड है। यह दिखाता है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन एक्टिविटी काफी मजबूत। अब बात करते हैं इस कंपनी की आईपीओ डिटेल की। इस कंपनी का आईपीओ 19 जून के दिन शुरू होने वाला है, 23 जून के दिन क्लोज हो जाएगा और 29 जून के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। ₹1 फेस वैल्यू वाला शेयर है। 144 से 152 रुपीज का प्राइस बैंड, 883 करोड़ का आईपीओ साइज, जहां पर 660.72 करोड़ का फ्रेश इश्यू और रिमेनिंग जो है वो एफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 98 शेयर्स में 1 लॉट में 14,896 रुपीज के लिए करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की। टाइटलमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में एक शानदार प्रदर्शन किया है। FY24 में 119 करोड़ से बढ़कर FY25 में 693 करोड़ और दिसंबर 25 तक 749 करोड़ की इनकम कंपनी तेजी से बढ़ते बिजनेस को दर्शाता है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी डेब्ट फ्री बैलेंस शीट, पॉजिटिव EBITDA और 6.32 लाख से अधिक डिजिटल पार्टनर्स का विशाल नेटवर्क। हालांकि अभी भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है और लगातार लॉस के कारण नेटवर्क 743 करोड़ से घटकर 296 करोड़ और रिजर्व 742 करोड़ से घट के 289 करोड़ रह गए। कुल मिलाकर टाइटलमेंट एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी दिखाई देती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस की, जहां पर केपीआई के आधार पर टाइटलमेंट एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी दिखाई देती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। लो डेब्ट और पॉजिटिव EBITDA कंपनी की ताकत है, जबकि नेगेटिव ROE, ROC और EPS ये दिखाता है कि कंपनी अभी भी निवेश और विस्तार के चरण में है। इसलिए इस आईपीओ को वैल्यूएशंस और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के नजरिए से देखना ज्यादा उचित होगा, ना कि वर्तमान अर्निंग के आधार पर। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर हम टाइटलमेंट की तुलना इंडस्ट्री लीडर पीबी फिनटेक से करें तो साफ दिखाई देता है कि टाइटलमेंट अभी ग्रोथ फेज में है, जबकि पीबी फिनटेक प्रॉफिटेबिलिटी फेज में पहुंच चुकी है। टाइटलमेंट के रिजर्व, ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है, लेकिन नेगेटिव EPS और नेगेटिव रिटर्न ऑन रेशियो यह दर्शाता है कि कंपनी को अभी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी साबित करना बाकी है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर एनालिसिस के। इस कंपनी के प्रमोटर में आनंद रोहिदास, प्रभु देसाई जो को फाउंडर है, धीरेन्द्र नलीन, महियावंशी जो कि को फाउंडर एंड CEO है इस कंपनी के। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो दोनों प्रमोटर कंपनी के संस्थापक है और 2015 से बिजनेस चला रहे हैं। इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और फिनटेक सेक्टर में 10+ ईयर का अनुभव, भारत का सबसे बड़ा POSP नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर की हिस्सेदारी 17.05 से घटकर 13.10% रहने का, यानी वे पूरी तरह एग्जिट नहीं ले रहे हैं। कंपनी को PKXV, नेक्सस वेंचर्स, जंगल वेंचर्स, ब्लूम वेंचर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का समर्थन मिला है, जो मैनेजमेंट क्वालिटी पर भरोसा दर्शाता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के लीड मैनेजर की। टाइटलमेंट आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर यानी BRLM में शामिल है ICICI सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, JM फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। ये भारत के सबसे मजबूत IPO सिंडिकेट में से एक माना जाता है। ICICI सिक्योरिटी और JM फाइनेंशियल कई बड़े मेन बोर्ड IPO सफलतापूर्वक मैनेज कर चुके हैं। जेफरीज की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी में काफी मजबूत पकड़ है। मोतीलाल ओसवाल रिटेल और HNI पार्टिसिपेशन लाने में मजबूत माना जाता है। चारों बड़े लीड मैनेजर का होना है इंस्टीट्यूशनल डिमांड को बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्रमोटर्स अनुभवी और फाउंडर लेड है, जबकि लीड मैनेजर इंडस्ट्री के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मैनेजमेंट क्वालिटी और IPO एग्जीक्यूशन दोनों मोर्चों पर टर्टल मजबूत दिखाई देती है। अब बात करते हैं IPO से आने वाले फंड का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो क्लाउड एंड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में 25.64 करोड़ का उपयोग होने वाला है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट टीम सैलरीज में 193.04 करोड़ का, तो मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में 39.07 करोड़ का, लीज पेमेंट कंपनी का जिसमें 22.21 करोड़ का और लीज पेमेंट सब्सिडरी इनकी TIB में 20.87 करोड़ का उपयोग होने वाला है। वर्किंग कैपिटल सपोर्ट में TIB के लिए 128.68 करोड़ का उपयोग होगा। एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ग्रे मार्केट में फिलहाल सिर्फ 1.32% की काफी लो डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि GMP के आधार पर कभी भी कोई निवेश का डिसीजन ना ले, क्योंकि GMP कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए
जिन पैरामीटर की सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे और फिर जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। जहां नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशंस हल्की प्रीमियम साइड पर नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स मिक्स है, जहां कंपनी पर डेट नहीं है बट प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है और यह एक न्यू एज बिजनेस है जो अभी ग्रोथ फेज में दिखाई देता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, जबकि इसकी कॉम्पिटिटर पीबी फिनटेक मार्केट लीडर है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में सिर्फ 1.32% की एक प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो मार्केट का माहौल ठीक होता हुआ दिख रहा है, जहां पर यूएस और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद मार्केट की सिचुएशन सुधरती हुई दिख रही है और कई सारे मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ बेहतर लिस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में जिन कंपनी के आईपीओ के फाइनेंशियल अच्छे हो, वैल्यूएशन अच्छी हो, जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग हो, उन कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, इस कंपनी के आईपीओ में पहले 2 दिन का सब्सक्रिप्शन आने के बाद डिसीजन लेना एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पर अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझ कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद लीजिएगा। दोस्तों, आपको जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर इसे अवॉइड करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।